हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसको आप एक सादे पेज में बिल्कुल सफाई से नोट करिएगा और इसको वहाँ पर चिपकाइएगा जहाँ पर आप स्टडी करते हैं। जो भी आपका कॉर्नर होगा उसके सामने वॉल पर यानी कि दीवार पर आप इसको चिपकाएंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये सारे आपको जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो भी आपको काम आएगी, और प्लस आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में। ठीक, तो बहुत सारे आपके बेनिफिट है। आप फिजिक्स में देख लो या फिर केमिस्ट्री में देख लो कि बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं जो कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल सफाई से एक सादे पेज ले लीजिए, इसको सफाई से नोट करिए, सारे कांस्टेंट को, उसकी वैल्यू और उसके मात्रक को ध्यान से नोट करिए और उसके बाद एक वॉल पर चिपका दीजिए जहाँ पर आप स्टडी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता चलूँगा, उसका यूनिट और उसकी वैल्यू क्या होती है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो हर किसी को पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको बिल्कुल बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट जरूर लिखना, जो यूनिट लेस रहेगा उसकी यूनिट नहीं रहेगी, लेकिन जिसकी भी यूनिट है उसके बगल में मैं उसकी यूनिट ज़रूर लिखा हूँ। तो जब भी आप नोट कर रहे हैं तो आप यूनिट भी उसके साथ में नोट करते चलिएगा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला हमारे पास क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। सबसे पहले इसको हम लोग देखो, जो जो सिंबल्स हम इसको शो करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई। जैसे स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से दिखाते हैं तो वो मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसको हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं तो इसको भी लिख दिया मैंने, जो कि होता है 9.1 × 10⁻31 kg मतलब किलोग्राम हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब आप 12th में जाते हैं तो फिजिक्स में सबसे पहला आपको टॉपिक पढ़ने को मिलता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में आप पढ़ते होंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/4πε0 जो कि कूलॉम का नियतांक होता है, कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, देखो इसकी आप वैल्यू डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो, पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है 1/4πε0। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ε0। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में एक एक नंबर के बने हुए हैं। आपको विथ यूनिट, विथ मतलब आपको देखो वैल्यू आपको सेम दिया रहेगा, आपको यूनिट जो इसका मात्रक है उसमें भटकाया जाएगा। आपको यूनिट कहीं गलत दी रहेगी कहीं सही दी रहेगी, तो आपको उसको यूनिट भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेंगे आपका काम बन जाएगा, यूनिट पता होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास जो ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यूनिट जरूर याद करना, कई बार डायरेक्ट यूनिट भी पूछे जाते हैं। क्या होता है यूनिट? न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है हमारे पास। उसके बाद निर्वात की विद्युतशीलता जिसको हम लोग ε0 से दिखाते हैं, ε0 इसको हम लोग कहते हैं। ε0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे से देखो थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे ही कांस्टेंट की वैल्यू आप नोट करिए बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसको आप नोट करके रख लीजिए, आपको ये ग्रेजुएशन टाइम तक काम आएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, प्लस आप ग्रेजुएशन में भी आपको ये सारे जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको सारे करा रहा हूँ जो कि आपके ज़्यादातर आपके लेवल पर पूछे जाते हैं। तो वो सारे ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, तो सारे ही आप नोट करेंगे और अच्छी तरीके से इसको याद करके रखेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास निर्वात की चुंबकशीलता हमारे पास ये पूछा जाता है, जिसको हम लोग μ0 से दिखाते हैं। चुंबकशीलता रहेगा तो याद रखना μ0 से दिखाते हैं, और विद्युतशीलता रहेगा तो ε0 से दिखाते हैं। ठीक, क्लियर है? तो हमारे पास μ0 की वैल्यू जो होती है 4π × 10⁻⁷। अब हमारे पास प्लांक कांस्टेंट सबसे इजी होता है, आपको बिल्कुल बचपन में ही, आपको मतलब बचपन में ये तो नहीं कहेंगे, आप 7th 8th में रहते हैं तब आपको पता चल जाता है, 9th में आते हैं तो भी पता चल जाता है। अगर जिसको नहीं भी पता रहता तो 10th तक तो मैं मान के चल रहा हूँ इसको पता ही चल जाता है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट यानी कि प्लांक नियतांक जिसको हम लोग स्मॉल h से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। मैं आपको बता दूँ ये मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम में जब वाइबा हो रहा था तब मुझसे ये पूछा गया
गया था और मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने गलत बताया था। तो कई बार आपके एग्जामिनर जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कांस्टेंट से पूछते हैं। तो देखो इसके कितने सारे बेनिफिट हैं, आप इसको न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर लो, आप इसको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें भी यूज़ कर लो, प्लस आपके वाइबा होते हैं, कभी कभी एग्जामिनर देखता है कि उसका मतलब सामने वाला जो स्टूडेंट है उसका बेसिक क्लियर है कि नहीं। तो बेसिक क्लियर है कि नहीं ये जानने के लिए वो आपसे कुछ कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है, उसकी यूनिट पूछ लेता है। तो मैंने आपको बताया ना, अपना ही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे ये ग्रेजुएशन में पूछा गया था। ठीक, ग्रेजुएशन में पूछा गया था प्लैंक कांस्टेंट की आप यूनिट बता दीजिए और उसकी वैल्यू बता दीजिए। तो जो कि होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। अब हमारे पास मूल आवेश जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं, स्मॉल ई से, वो हमारे पास क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखो सी क्या है हमारा, कूलाम है, ये याद रखना। ठीक, अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहेगा, यहाँ पर की नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन की आवेश नहीं हम पढ़ते हैं, ये मिसप्रिंट हो गया है, मुझसे माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। यहाँ पर हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हम सभी जानते हैं, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मूल आवेश हमारे पास इतना होता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना हो तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, डेट्स इट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। देखो एवोगैड्रो नंबर आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा और आपके फिजिक्स में भी यूज़ होगा। तो एवोगैड्रो संख्या यानी कि एवोगैड्रो नंबर को हम लोग Na से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 प्रति ग्राम परमाणु। ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग R से दिखाते हैं, कैपिटल R से। ठीक, अब रेडबर्ग कांस्टेंट की जो हमारे पास वैल्यू होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर होता है, या फिर आप इसको मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक, क्या होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है हमारे पास। अब नेक्स्ट कांस्टेंट की हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट कांस्टेंट हमारे पास आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग केबी से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है हमारे पास। ठीक, वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट ज़रूर लिखना। कई बार आपसे डायरेक्ट यूनिट ही पूछ लिया जाता है और कई बार दोनों पूछ लिया जाता है कि वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी बताइए। ठीक, उसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आप सभी को पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है आपको। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारे पास जी, स्मॉल जी की वैल्यू होती है, सिंपल है बिल्कुल, 9.8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास होती है। ठीक, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पता ही होगी, कि हम सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलर गैस नियतांक, जिसको हम लोग R से दिखाते हैं। ठीक, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है, फिर से जान लीजिए 8.314 जूल पर मोल केल्विन हमारे पास होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जल में प्रकाश का वेग। देखो हमने स्टार्टिंग में देखा प्रकाश का वेग यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जल में देखेंगे, अलग अलग देखो अलग अलग मीडियम में वेरी करेगा ना तो उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जल में कि आप वाटर में क्या स्पीड होती है प्रकाश की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जल में प्रकाश का वेग, जिसको वेग है तो हम लोग इसको स्मॉल v से ही दिखाएंगे, जिसकी वैल्यू होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे ही कांस्टेंट है। वैसे देखो बहुत सारे कांस्टेंट है, इतने हैं कि आपका पेज भर जाएगा, आपकी कॉपी भर जाएगी, फिर भी नहीं खत्म होंगे। लेकिन कुछ लेवल होता है, आपके लेवल पर बस इतने ही पूछे जाते हैं, क्लास 12th लेवल हो चाहे 9th हो। देखो आप 9th से लेकर के 12th तक इसी टाइप के इतने ही आपके बेसिक पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे आप जाओगे इसके डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। आप जो चैप्टर पढ़ते हो आपको क्या लगता है उस चैप्टर में सिर्फ उतना ही टॉपिक है जितना आपको पढ़ाया गया? नहीं, आपका लेवल होता है, एक लेवल होता है कि आपको, हाँ बस आप इस क्लास में है तो आपको इतना ही पढ़ना है, वो लेवल होता है, आपको वहीं तक पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपके लेवल तक आपको बता दिया कि इतने सारे जो कांस्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप बेहद अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इसको अपनी वॉल पर चिपकाइए जहाँ पर आप स्टडी करते हैं। ठीक, अब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। अब यहाँ पर आपके पास जो वीडियो शो हो रही है इसमें से आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको सीधा वहीं पर मिलूंगा।